सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद बुश डॉक्ट्राइन की रोशनी में मुतारिफ करवाए गए नए आलमी निज़ाम के खदोखाल पर काफ़ी बहस हुई है। ये निज़ाम इस उसूल पर इस्तेवार था कि अमेरिका की सरकर्दगी में जमहूरियत को दुनिया भर में फ़रोग़ दिया जाएगा, तरक्की पज़ीर ममालिक में से आमिराना तर्ज़ हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा और रूस और चीन को मुट्ठी में रखने के लिए इन्हें आलमी मालियाती और तजारती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। मशरक़ वस्ती की जिम्मेदारी अमेरिका ने खुद उठा ली। अफ़गानिस्तान पर पहले ही फ़ौज कशी की जा चुकी थी। इसके अलावा भी कि एक सूरत हाल का सामना करना था। यह मुल्क थे जहाँ जमहूरियत कमज़ोर बुनियादों पर इस्तेवार थी और इसका हल इस्लाहात आसान शराइत पर दस्तयाब बैरूनी कर्ज़ों और इमदाद से किया जाना था, ताकि इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सके, मुआशत बेहतर हो और लोगों को सहूलियात ज़िंदगी बेहतर तरीके से मिल सकें। निजकारी और ताकत और इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली जैसे इक़दामात इस्लाहाती अमल का लाजमी हिस्सा थी। तजारती मुराद के अलावा आलमी मालियाती इदारों से आसान शराइत पर कर्ज़े मुहैया किए गए ताकि इस्लाहात का अमल मुकम्मल हो सके। यानी अगर पूरी दुनिया में जमहूरियत फैल जाए तो ममालिक एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे से तजारत करेंगे। बिलफर्ज किसी रियासत की मरकज़ी हुकूमत ख़त्म हो जाए तो इस सूरत में इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर मुदाखलत की जा सकती थी कि गैर मुल्की अफवाज वहाँ आएँ, आइनी ढांचा बहाल करें और मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत हवाले करके वहाँ से चली जाएँ। इस तनाज़ुर में पाकिस्तान की आज़ाद दुनिया के साथ ताल्लुकात की नोयत खुलकर सामने आ जाती है। पाकिस्तान को कमज़ोर ममालिक के खाने में रखा गया जहाँ मुआशत दरगरू हालत में थी और इदारे इस्लाहात के मुतगाज़ी। 90 की दहाई में IMF के कर्ज़ों और इस्लाहाती अमल का फ़ायदा ना हुआ तो जनरल मुशर्रफ को मैदान में उतारा गया। 2 साल बाद 9/11 हुआ, अफ़गानिस्तान पर अमरीकी कब्ज़ा हुआ तो पाकिस्तान को सफ़ा अव्वल का दर्जा मिल गया। डॉलरों की बारिश शुरू हो गई, बैंकारी, तेल और गैस और टेलीकॉम के शोबे में बहाल हुए, पार्लियामान को फ़ाल किया गया, मुकामी जमहूरियतों का निज़ाम मुतारिफ़ करवाया गया ताकि तरक्की के समरात तमाम इलाकों और ख़ित्तों तक पहुँचाए जा सकें। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की सरकर्दगी में कायम दीनी जमातों का इत्तेहाद, मुत्तहिदा मजलिस अमल और मुस्लिम लीग काफ का इस इस्लाहाती दौर में कलीदी किरदार था। बुश जूनियर के 10 साला दौर के साथ ही पाकिस्तान का मंजरनामा बदल जाता है। पाकिस्तान में इस्लाहाती अमल से अब तक बाहर रहने वाली और 90 की दहाई वाली दुश्मन सियासी पार्टियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून लंदन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कंडोलीज़ा राइस की वसातत से मिसाक जमहूरियत के मुआहदे पर दस्तखत करती हैं। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ बहन भाई बन जाते हैं। मुशर्रफ NRO देकर करप्शन के मुकदमात की वजह से जिला वतन सियासी क़यादत की वापसी की राह हमवार भी करता है और अपने बाहिफाजत इनखला के भी 2008 के आम इंतखाबात का ऐलान होता है। रावलपिंडी जाते हुए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा रहीम यार खान में जलसे से खिताब करते हुए इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में करवाने का मुतालबा करती हैं और ये भी कहती हैं कि अगर नताइज पीपल्स पार्टी पहले और नून लीग को दूसरे नंबर पर नहीं लाते तो वो इन इंतखाबात को तस्लीम नहीं करेंगी। अगरचे बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो जाती है लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतखाब जीत जाती है। पार्टी की बाग दौड़ आसिफ ज़रदारी के हाथ में आ जाती है जो खिलाफ तवक्को अपने लिए सदर पाकिस्तान का ओहदा मुंतखब करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में सियासी मालियाती इदारों की मजबूती और सिविलियन बालादस्ती की शर्त पर 2009 में कैरी लोकर बिल के तहत 5 साल के लिए $1.5 अरब सालाना इमदाद का ऐलान करता है, लेकिन इसे सिविलियन बालादस्ती से मशरूत कर देता है। बिल से मुंसलिक वजाहती बयान में कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान की आवाम से यकजहती और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखता है और यह कि इस बिल का मकसद किसी तौर का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती की तौहीन नहीं। ये बिल मुतफ़िका तौर पर सेनेट और ऐवानी नुमाइंदगान से पास किया गया, ताहम 2 साल के अंदर ही ताल्लुकात में दरार आना शुरू हो गई। मई 2011 में एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की रिहाइशगाह पर अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन होता है। पाकिस्तान की तरफ से ना तो कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया गया और ना अमरीका की तरफ से मिलने वाली इमदाद बंद हुई। इसी साल नवंबर में एक पाकिस्तानी चौकी पर नेटो तैयारों की बमबारी के नतीजे में 2 दर्जन के लगभग पाकिस्तानी फ़ौजी शहीद होते हैं। पाकिस्तान एहतजाज करता है, नेटो की सप्लाई लाइन बंद कर देता है, अमेरिका माज़रत करता है और पाकिस्तान नेटो की सप्लाई लाइन बहाल हो जाती है। लेकिन ताल्लुकात में पहली वाली गर्मजोशी बरकरार नहीं रहती। उसामा की हलाकत के तनाज़ुर में मेमो गेट सामने आता है जिसमें अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी माइक मिलन अमरीकी चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ को पैगाम भिजवाते हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को फ़ौज से ख़तरा है। इस स्कैंडल की बाज़गश्त में 2014 के इंतखाबात होते हैं और नून लीग की हुकूमत बन जाती है।
2011 کے واقعات سے پاکستان اور امریکہ تعلقات میں آئی سرد مہری ٹرمپ حکومت کے اختتام تک نہ صرف برقرار رہتی ہے بلکہ دو ملکوں کے درمیان دوری بڑھ جاتی ہے۔ اب امریکہ کی خارجہ پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جمہوریت کا دنیا میں پھیلاؤ اس کا مطمع نظر نہیں رہتا بلکہ چین اور روس کا گھیراؤ اس کا اولین مقصد بن جاتا ہے۔ نئی حکمت عملی کے تحت پاکستان کی بجائے بھارت امریکہ کے لیے اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ بائیڈن حکومت پاکستان کی مدد سے اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لے جاتی ہے لیکن تحریک انصاف کی حکومت سے بے رخی کا رویہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ عمران خان آزاد خارجہ پالیسی کا نعرہ لگاتے چین میں ایشین اولمپک گیمز میں شرکت کرتے ہیں اور روس کے صدر سے اس وقت ملاقات کرتے ہیں جب روسی افواج یوکرین میں داخل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس سارے تناظر میں امریکہ سے موصول ہونے والی دھمکی آمیز خط عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے تقاضے، اپوزیشن کی پھرتیاں اور اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کرنے لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا چلا رہا ہے، کیونکہ سلالہ حادثے کے بعد پاکستان اور ٹرمپ دور کے بعد امریکہ دونوں تبدیل ہو گئے ہیں۔ لیکن تعلقات میں پہلی والی گرم جوشی برقرار نہیں رہتی۔ اسامہ کی ہلاکت کے تناظر میں میمو گیٹ سامنے آتا ہے جس میں امریکہ میں متعین پاکستانی سفیر حسین حقانی مائک ملن امریکی چیف آف جوائنٹ سٹاف کو پیغام بھجواتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت کو فوج سے خطرہ ہے۔ اس اسکینڈل کی باز گشت میں 2014 کے انتخابات ہوتے ہیں اور نون لیگ کی حکومت بن جاتی ہے۔ 2011 کے واقعات سے پاکستان اور امریکہ تعلقات میں آئی سرد مہری ٹرمپ حکومت کے اختتام تک نہ صرف برقرار رہتی ہے بلکہ دو ملکوں کے درمیان دوری بڑھ جاتی ہے۔ اب امریکہ کی خارجہ پالیسی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جمہوریت کا دنیا میں پھیلاؤ اس کا مطمع نظر نہیں رہتا بلکہ چین اور روس کا گھیراؤ اس کا اولین مقصد بن جاتا ہے۔ نئی حکمت عملی کے تحت پاکستان کی بجائے بھارت امریکہ کے لیے اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ بائیڈن حکومت پاکستان کی مدد سے اپنی فوجیں افغانستان سے نکال لے جاتی ہے لیکن تحریک انصاف کی حکومت سے بے رخی کا رویہ جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ عمران خان آزاد خارجہ پالیسی کا نعرہ لگاتے چین میں ایشین اولمپک گیمز میں شرکت کرتے ہیں اور روس کے صدر سے اس وقت ملاقات کرتے ہیں جب روسی افواج یوکرین میں داخل ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس سارے تناظر میں امریکہ سے موصول ہونے والی دھمکی آمیز خط عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کے تقاضے، اپوزیشن کی پھرتیاں اور اراکین اسمبلی کی خرید و فروخت کرنے لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، لیکن اس دفعہ وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا چلا رہا ہے، کیونکہ سلالہ حادثے کے بعد پاکستان اور ٹرمپ دور کے بعد امریکہ دونوں تبدیل ہو گئے ہیں۔